हेलो माय फ्रेंड्स। और जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो बनाया था कि इसमें एनटीपीसी से रिलेटेड मैंने आपसे बात की थी, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एनटीपीसी एग्जाम में रिलेटेड देरी क्यों हो रही है। क्योंकि मैंने भी वो एग्जाम दिया था, मुझे भी उसका रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है कि कब रिजल्ट आएगा, तो आगे आपकी प्रोसेस होगी। तो उसका रिजल्ट में देरी होने का कारण क्या हो सकता है, मैं उस कारण के बारे में आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ पूरे अच्छे तरीके से। तो हमारा पहले मैं ये बताऊंगा कि इसका नोटिफिकेशन सबको पता ही है कि 2019 में ही आया था, कब इलेक्शन से पहले आया था। उसके बाद उसका प्रोसेस पूरा स्लो हो गया, फिर कोविड आ गया तो सारे चीज स्लो हो गया, तो उसमें कुछ हो नहीं रहा था। बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, डिजिटल प्रोटेस्ट हुए, तो जाके फिर से एग्जामिनेशन डेट आपको दिया गया और एग्जामिनेशन फिर से स्टार्ट हुई कब से, 28 दिसंबर से। और फिर बीच में कोविड का केसेस बढ़ने लगे, तो फिर बीच में स्टॉप हो गया था एंड देन जुलाई में आपका एग्जाम एंड हो गया एंड अगस्त में आपका आंसर किया गया था। सबने आंसर की देख लिया होगा, सब आपका रिस्पेक्टिव जितने भी आंसर की मार्क्स में आ रहे होंगे सबको पता है कि कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब देखो, इसमें मेन जो फैक्टर जो प्ले करेगा जो सिलेक्शन में, ये नहीं प्ले करेगा कि आप कितने मार्क्स अभी लेकर आ रहे हो। फैक्टर ये होगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स वहां पे बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक ये नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता है कि सारा, क्योंकि 135 शिफ्ट में एग्जाम हुए तो सारे शिफ्ट का ऐसा है कि सेम क्वेश्चन होते हैं, सारे शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। अलग अलग क्वेश्चन था तो उसकी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो हार्डनेस होती है, उसकी हार्डनेस की लेवल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो जब वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप होगी तो वहां पे जो जिसका जो इजी शिफ्ट में आ गया वो तो अच्छा मार्क्स पहले ही सिक्योर कर लेगा। लेकिन कोई ऐसा भी तो लड़का होगा जो इसने अच्छे से पढ़ा होगा, 2 साल से पढ़ रहा होगा जिस एग्जाम के लिए, एनटीपीसी एग्जाम के लिए, तो उसका भी तो एग्जाम, लेकिन उसका हार्ड शिफ्ट में पड़ गया। अब हार्ड शिफ्ट में क्या होता है कि आपके नंबर ज्यादा आ नहीं पाते, क्योंकि अगर ट्राई तो किया जाता है यही कि 70-80 अटेम्प्ट किया जाए, लेकिन हार्ड शिफ्ट में क्या होता है कि हमें सिक्योरिटी नहीं होता है आंसर्स की कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो कुछ कुछ लगाने पड़ जाते हैं। क्योंकि आपको अल्टीमेटली एट लास्ट आपको अटेम्प्ट दिखाने पड़ते हैं कि अटेम्प्ट चाहिए होता है कि अगर ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तभी ज्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन हार्डनेस की वजह से क्या होता है कि वहां पे हमारे गलतियां होने की ज्यादा चांस होती है, और होती भी ऐसा, रियली में ऐसा होता भी है। आप सीजीएल का एग्जाम्पल ले लो, या सीजीएल में देखो जो हार्ड शिफ्ट रहता है, इस साल तो फिर भी मॉडरेट पेपर आया था, सारे के सारे पेपर, तो इस साल तो बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है। लेकिन लास्ट ईयर का जो पेपर होता था उसमें जो शिफ्ट हार्ड होती थी उसमें कितने नंबर बढ़ जाते थे, लगभग 50-50 मार्क्स बढ़ जाते थे, और जो इजी शिफ्ट होता था उसके कम हो जाते मार्क्स एक थ्रेशोल्ड के बाद। अब इसमें कैसे होता है, ये क्या कैसे वर्क करता है, तो इसमें क्या होता है कि एक थ्रेशोल्ड के बाद अगर जो आप एक नंबर, एक उनको डिसाइडेड कोई नंबर होता है जो थ्रेशोल्ड नंबर होता है, उस थ्रेशोल्ड से बाद ज्यादा लाओगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, और उस थ्रेशोल्ड से कम है तो आपका उसी शिफ्ट में नंबर डिक्रीज भी होगा और इंक्रीज भी होगा। तो दोनों चीज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर जो किसी का नंबर आपके शिफ्ट में इंक्रीज हुआ है तो ऐसा नहीं कि उसी शिफ्ट में दूसरे लड़के का जो आपसे कम नंबर है उसका डिक्रीज नहीं हो सकता, डिक्रीज भी हो सकता है। डिक्रीज किस केस में होता है कि उस थ्रेशोल्ड के बाद अगर जो उससे ज्यादा है तो आपका इंक्रीज होगा, और उससे कम है तो आपका डिक्रीज भी होगा। और ये डिपेंड करता है कि जैसे मान लिया आपने कि एक थ्रेशोल्ड जो उनका सेट किया, जैसे मान लो कि 65 नंबर थ्रेशोल्ड सेट किया उन्होंने, कि मतलब उनके अकॉर्डिंग जो शिफ्ट में आ रहा है 65 ऑनलाइन एवरेज आ रहा है, तो 65 से ज्यादा जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, और जितना कम रहेगा, जैसे जितना कम होते जाएगा उससे 65 से उतना ज्यादा आपके नंबर फिर घटते भी जाएंगे। तो ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने खुद ही ये चीज एनालाइज किया है कि नंबर बढ़ते भी है और घटते भी है सेम शिफ्ट में रहने के बावजूद भी। तो ये आपके साथ भी हो सकता है और होगा भी, एनटीपीसी में भी यही होने वाला भी है। तो जो जिनके भी मार्क्स लगभग अप्रोक्स 60 से या 65 से एवं है, वो तो सीयूईटी के साथ अपना प्रिपरेशन करते रहे, क्योंकि 100% चांस है कि उतने में हो जाए। क्योंकि 7 लाख का सिलेक्शन होने वाला है। आप ये सोचो, एक छोटी मोटी नंबर नहीं होती 7 लाख तो किसी में पेपर ही देते हैं, और इसमें 7 लाख आपको एग्जामिनेशन फिर से CBT 2 देंगे। भले इसमें मैं मानता हूँ कि इसमें 1.25 करोड़ बच्चे ने फॉर्म भरा था, लेकिन एग्जाम कितनों ने दिया है, एग्जाम तो दिया 50-60 लाख ही दिया है ना। एग्जाम में 50-60 लाख में भी वही प्रिपरेशन देखोगे कि इसकी अच्छी प्रिपरेशन है। अगर सबकी 2 साल में अच्छी प्रिपरेशन होती तो सारे 80+ ले आए होते पहले। लेकिन हार्ड भी है, शिफ्ट हार्ड भी आई है, कुछ इजी भी आया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा, वहां पे भी आपके नंबर बढ़ेंगे घटेंगे। तो अभी आपको जिसके भी 65 एवं में या 60 एवं में वो प्रिपरेशन करने में लग जाए, क्योंकि चांसेस फिर बहुत ही कम मिलने वाले, आपको टाइम बहुत कम मिलने वाले। कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे अभी देरी हो रहा है, रिजल्ट आने में देरी हो रहा है, लेकिन जैसे रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट में देरी हो रहा है तो सब डाइवर्ट हो गए सभी। ये किसी का ये नहीं कि पर्सनल नहीं कि ये डाइवर्ट नहीं हुआ है वो डाइवर्ट नहीं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो डाइवर्ट होते ही होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको प्रेशर होता है ना तो आप पढ़ाई करते हो, लेकिन जैसे प्रेशर रिलीज होता है तो आप छोड़ दो पढ़ाई की, यार कि अभी नहीं करने का मन कर रहा है, क्योंकि हमें उतना प्रेशर फील नहीं होता है, तो हम पढ़ते भी नहीं, छोड़ते धीरे धीरे लिंक से हटते चले जाते हैं। लिंक से जैसे हटोगे अब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद जस्ट आपके क्या हो जाएगा, जस्ट आपके रिजल्ट आने के बाद 10 से 15 दिन में आपका CBT 2 करवा लिया जाएगा। अब CBT 2 करवा लिया जाएगा, उसमें आपको क्या मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। अब 7 लाख बच्चा का सिलेक्शन होगा तो 7 लाख में ऐसे होंगे ना, 1 लाख बंदे तो होंगे ऐसे जो रेगुलर अभी भी पढ़ रहे होंगे, जो दिन रात पूरे दिन का करंट अफेयर रिवाइज करना, GK GS रिवाइज करना, मैथ्स बनाना,
रीजनिंग बनाना, डेली सेट लगाना, 1 लाख बंदा तो कर रहा होगा। सीट कितनी है? 1 लाख। सीट 1 लाख है, लेकिन 1 लाख बंदा तो ऐसा कर रहा होगा, उसमें भी कितना 35,000 की सीट मिलेगी। बाकी जो अगर जो नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर हो सकता है 10 से 15 दिन में ले ले तो फिर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस हो सकती है। जैसे मैं अभी एमआई कैटेगरी का ही आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। एमआई कैटेगरी का 8 महीने से इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। इनका एग्जाम दिसंबर में ही हो गया था, 15 दिसंबर से 16, 17, 18 दिसंबर को एग्जाम कंप्लीट हो गया था 2020 में ही। रिजल्ट कब दिया है? अगस्त में रिजल्ट दिया है। अगस्त नहीं, सितंबर में रिजल्ट दिया है, अप्रोक्स सितंबर में रिजल्ट दिया है इन्होंने। और सितंबर के बाद देखो अक्टूबर में 1 महीने में टाइपिंग टेस्ट करवा दिया। अब जो बंदा टाइपिंग टेस्ट स्टार्टिंग से नहीं कर रहा होगा वो अभी 1 महीने टाइपिंग कर सकता है, हो सकता है टाइपिंग, लेकिन उस एफिशिएंसी के साथ नहीं हो सकता जिस एफिशिएंसी के साथ जो बंदा 7 से 8 महीने से कर रहा हो, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। कुछ गड़बड़ हुई तो वो पैनिक ज्यादा जल्दी कर जाएगा जो जल्दी में किया है, लेकिन जो लड़का इनिशियली अच्छे से कर रहा है 6 महीने से, वो पैनिक नहीं करेगा। कुछ गलती हो जाएगा तो सुधार लेगा अपने उस टाइम पे भी, वो पैनिक नहीं होकर वो सही कर लेगा। तो हाँ, रिजल्ट में देरी होने का कारण क्या है? क्योंकि इनके पास अभी सेंटर बुकिंग नहीं है। सेंटर बुकिंग करने का मतलब हुआ कि एग्जामिनेशन सेंटर से वो इनके पास बुकड भी नहीं है, क्योंकि टीसीएस भी बहुत सारे एग्जाम करिए। आप देखोगे टीसीएस में तो बैंकिंग का एग्जाम बहुत ही रेगुलर इंटरवल चल रहा है। छोटे छोटे एग्जाम हमेशा चलते ही रहते हैं उनके, कभी एनआईएससीएल का और कभी एलआईसी का एग्जाम, तो कभी एसबीआई का एग्जाम, तो कभी कुछ आईबीपीएस का एग्जाम, तो सारे एग्जाम रेगुलर इंटरवल पे है। उसके बाद फिर आपका क्या हुआ? फिर यहाँ पे क्या गया? एसएससी का एग्जाम, अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। फिर जैसे एमटीएस का कंप्लीट होगा फिर जीडी का स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इनके पास पूरा अप्रोक्स बना हुआ है, पूरा बना हुआ है। तो इसके बीच में कहीं पे शेड्यूलिंग हो नहीं रही है। जब तक शेड्यूलिंग होगी नहीं तो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे नहीं, क्योंकि तो बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कि ये पीडीएफ देख लो, 2 घंटे में रिलीज हो रहा है, 4 घंटे में रिलीज हो रहा है। उससे नहीं होता, वो बोलने से नहीं होता। अगर जो आपका अकॉर्डिंग न्यूज के अकॉर्डिंग चले तो न्यूज तो कितने दिनों से, 6 महीने 8 महीने से बोल रहा है कि फाइनल हो जाएगा आपका, आज कल रिजल्ट, परसों रिजल्ट, ऐसे बोल के कब तक? तो एग्जाम हमारा 1 साल पहले ही कंप्लीट हो गया होता है। वो न्यूज के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो न्यूज के अकॉर्डिंग जो वहाँ होता है वो अपने टीआरपी के लिए डालते हैं, तो उससे आपको देखने वाली चीज नहीं है। वहां पे आपका टाइम वेस्ट ही होता है, कोई फायदा नहीं है वहां पे आप देखने से। आपको क्या करना है? वेबसाइट चेक करते रहो। अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, नहीं आ रहा है, तो अपने वेबसाइट चेक करते रहो। वेबसाइट जो भी रीजनल आपने जो भी आरआरबी से डाला है उस वेबसाइट को चेक करते रहो। वहां पर आपको पूरा डिटेल्स में आपको हमेशा कोई भी अपडेट आएगा तो वहां मिल जाएगा। बाकी आपको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। आपके जीके जहां पे भी देखो, कहाँ पे कम मार्क्स आए थे, जहां पे कम मार्क्स आए थे उसको अच्छा करने की ट्राई करो। क्योंकि मैं यही देखा हूँ कि मैंने एनालाइज भी किया पेपर, ऐसा है कि मैं खुद ही सोल्व भी करता हूँ, कभी कभी सोल्व करता भी हूँ। इसमें मैंने एनालाइज किया कि कुछ क्वेश्चन मैथ्स के और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग रेलवे एग्जाम में हार्ड होते हैं, हार्ड नहीं होते। आप अगर जो 40 क्वेश्चन आ रहा है तो 30 to 35 आप कर ले जाओगे, लेकिन 5 क्वेश्चन वही सोल्व कर पाएगा जो प्रॉपर तरीके से सोल्व करता हो, प्रॉपर तरीके से उसको नॉलेज हो, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल, डीप लेवल तक ले जाकर पूछा गया है। जीके जैसे क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं थे, वन लाइनर ही थे सारे, लेकिन वन लाइनर में डिटेल्स और डीप एनालिसिस के साथ उन्होंने पूछा है। तो ये आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी जब 7 लाख का फिर एग्जाम होगा तो उसमें से 4 या 6 दिन एग्जाम चलेगा। 4-5 दिन तो नहीं बोल सकता, 5 से 6 दिन एग्जाम चलेगा, लेकिन उसमें इतना वेरिएशन नहीं होगा। तो आपके जो नॉर्मलाइजेशन का वेरिएशन होगा वो कम होगा, लेकिन आपको इसमें नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आपको कितना आपके रिस्पेक्टिव जोन में जितने सीट है उसके अंदर आपको आना पड़ेगा। अगर जो नहीं आए फिर बाहर हो जाएगा। आप 2-2.5 साल से वेट कर रहे हो, लेकिन लास्ट फेज में अगर मेहनत नहीं किया तो फिर अगर बाहर हो जाओगे तो फिर ज्यादा खलेगी अंदर से। क्या कितना मैंने 2 साल तक वेट किया एक एग्जाम के लिए, एनटीपीसी बोल कर, लेकिन गलती से अगर जो उन्होंने रिजल्ट दिया और 15 दिन में करवा लिया तो फिर बहुत ही मुश्किल पड़ सकती है किसी के लिए भी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि 15 दिन में वो प्रिपरेशन नहीं हो सकता जो आप 4 या 5 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि 4 से 5 महीने में क्या होता है, मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको चीजें याद होने लग जाती है, लेकिन जैसे छोड़ते हो तो फिर सारा जैसे लिंक खत्म हो जाता है। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि कुछ सब्जेक्ट, जैसे सारा सब्जेक्ट वो होता है कि प्रेशर नहीं होता तो रिलीज होता है तो हम उतना पढ़ नहीं पाते, लेकिन कुछ सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो रेगुलरली। जैसे आपका हो गया जीके, जैसे आप डेली कुछ घंटे कर लिया करो। जैसे आप मैथ्स रीजनिंग में इसको एक सब्जेक्ट पढ़ लिया करो, जब जिसमें लास्ट में आएगा तो उसमें आपको प्रेशर नहीं होगा। जैसे आप स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है वो आप मंगवा कर पढ़ लिया करो, या फिर करंट अफेयर डेली जिसको फॉलो भी कर रहे हो आप यूट्यूब पे उसको फॉलो डेली देख लिया करो, या फिर एडिटोरिया का भी करंट अफेयर बहुत अच्छा आता है तो उसको भी आप पढ़ लिया करो। बस पढ़ लिया करो डेली, ताकि आपको लास्ट में ये नहीं बर्डन आए कि मैंने कुछ पढ़ नहीं रखा है। तो पढ़ रखे हुए तो ये आपके फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा दिन गैप नहीं देने वाला है। जैसे इसमें भी मैंने क्या बताया कि एमआई कैटेगरी का रिजल्ट आया सितंबर में, अक्टूबर में स्किल टेस्ट हो रहा है। अब सोचो जो बंदा 1 साल या 6 महीने से नहीं किया होगा स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन, वो 10 या 15 दिन 20 दिन उसका क्लियर हो जाने के बाद कैसे कर लेगा? नहीं आएगी ना इतनी स्पीड तो नहीं है। स्किल टेस्ट के लिए आपको टाइपिंग चाहिए, ट्रांसलेटर के लिए आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको पूरी चीजें सीखनी पड़ती है। आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, लेकिन चीजें ढंग से फिर हो नहीं पाएगी वहां पे। आप CBT 2 में खराब नंबर आते ही आप बाहर हो गए रेस से क्या हो गया, बाहर हो गए। लेकिन इस एग्जाम के लिए आपने 2 साल प्रिपेयर किया है, तो मैं बोलता हूँ थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। 6 महीने में और कुछ नहीं बिगड़ जाएगा।
क्योंकि 6 महीने ठीक है, मैं मानता हूँ मेंटली हेरेसमेंट होती है, बहुत ज्यादा हेरेसमेंट होती है। तो अभी हम कर भी क्या सकते हैं, आप ये सोचो कि अभी आप कर भी क्या सकते हो। गवर्नमेंट से लड़ सकते हो, नहीं लड़ सकते हो, इतनी एबिलिटी तो हमें है नहीं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम जा सकते हैं। तो जब रिजल्ट देंगे उसी का हमको वेट करना पड़ेगा, और रिजल्ट तो जब एग्जाम लिया है तो रिजल्ट भी देंगे ही देंगे। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी आपको मेंटली देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो अभी फिर से डिस्टर्बेंस कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर डिस्टर्बेंस कुछ लेना है तो आप उसी रिलेटेड डिस्टर्बेंस लो जिससे आपको फायदा हो। ये नहीं कि आप बेनिफिट इसकी जगह पे दूसरे चीज बेनिफिट लेने की जगह पे आप अपना लॉस कर लो, क्योंकि आपने 2 या 2.5 साल वेट किया है किसी एग्जाम के लिए। जब एग्जाम के लिए वेट किया है तो 2 या 3 महीने और सही, उससे कोई फर्क आपके रिजल्ट पे नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप कोई कोर्स या किसी में इनरोल हो जाओ जिससे आपकी टाइम अच्छे से निकल जाए। रेगुलर टेस्ट इंटरवल लगाओ, रेगुलर लगाते रहो टेस्ट वगैरह। इससे क्या होगा, आपको बना हुआ रहेगा कि चीजें हाँ मुझे आ रही है धीरे धीरे। ऐसा नहीं होगा लास्ट में आपको पैनिक किया कि अब क्या करें, अब क्या पढ़े नहीं पढ़े, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप लूसेंट को पढ़ते रहो, सबसे बेस्ट है। सारा क्वेश्चन वहीं से आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आता है। अगर लूसेंट आपका क्लियर है तो मैक्स टू मैक्स आपको बहुत सारे एग्जाम आपके क्लियर हो ही जाते हैं। और अगर जो उसमें से आप कर लेते हो तो आपके फिर बहुत सारा चीज ऐसे आपको कवर हो जा रहा है, और करंट अफेयर साथ में कर ले रहे हो तो आपको अगर जो इस बार के 50 क्वेश्चन आने वाले जीके जीएस के, तो 30 to 40 क्वेश्चन वहां से आपके कवर हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन जो होते हैं आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, और 10 क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, चीजों को और डिटेल्स में पढ़नी पड़ेगी, जो हम उतने डिटेल्स में पढ़ते नहीं, क्योंकि हम लोग फैक्चुअल चीजें पढ़ते हैं। ये बस ये फैक्ट हो गया, फैक्ट हो गया, उससे डिटेलिंग में नहीं जाते। लेकिन टाइम है तो डिटेलिंग में जाओ, याद करो चीजें, क्योंकि ऐसे हैं कैंडिडेट जो स्टूडेंट हैं जो उसकी डिटेलिंग में जाते हैं और डेली अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो उनसे कम्पीट करो और अपने आप को आगे निकालो। ओके, देन थैंक यू गाइज। और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बता सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में डेली अपडेट देते रहूंगा। और जो भी अभी नया फॉर्म आया उसके बारे में मैं आपको बताते रहूंगा। जैसे अभी IBPS क्लर्क का फॉर्म आया तो उसका आप फिल कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी नॉर्मली ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। जो रेलवे का लेवल रहता है उसी लेवल, उससे भी नीचे लेवल का क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में और रीजनिंग में, और हाँ वहाँ पे इंग्लिश होता है। तो इंग्लिश थोड़ा सा हैंडल कर सकते हो, तो ट्राई करो कि IBPS क्लर्क में भी ट्राई एक बार मारने की, क्योंकि उसका भी लेवल ज्यादा हार्ड होता नहीं है। तो वहाँ पे भी क्लियर कर लोगे तो चीजें आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और ये होगा कि आप एक ट्रैक पे रहोगे कम से कम। अगर फॉर्म डाल दिया तो आपको बहुत प्रेशर रहेगा कि नेक्स्ट मंथ मेरा एग्जाम है, तो एक ट्रैक पे रहोगे। मैथ्स पढ़ोगे तो ये तो है नहीं कि आपको लॉस हो जाएगा मैथ्स पढ़ने से। बैंकिंग का मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स तो सेम ही रहेगा, मैथ्स तो कैलकुलेशन सेम ही रहेगा। रीजनिंग पढ़ोगे तो आपको ये पता, इस बार क्या हुआ था घटा कि कुछ पजल दे रहे थे, वो हर सेट में कुछ पजल दे रहे थे रेलवे में, लेकिन वो पजल रेलवे और SSC वालों से सोल्व नहीं हो रहा था। लेकिन अगर जो कुछ दिन आप जो बैंकिंग का पजल बना लोगे तो फिर वो भी पजल आपको इजी लगने लग जाएगा, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट आपको इजी लगने लग जाएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। आप हाँ कुछ पैसे उसमें लगेंगे भरने के, तो वो चीज आप ट्राई कर सकते हो। IPS क्लर्क का फॉर्म डाल दो, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको प्रेशर रहेगा तो अपने आप पढ़ोगे, आप रीजनिंग पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे। अगर साथ में हो तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लेना, नहीं तो लक पे छोड़ दो इंग्लिश। ऐसे भी इतना ज्यादा है नहीं। अगर जो हम यहाँ पे 35-30-70 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग से, अगर यहाँ मैक्सिमम स्कोर कर ले रहे हो तो 70 से ज्यादा तो कट ऑफ जाता नहीं है कोई भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे। 10 या 15 नंबर तुक्के भी सही हो गए तो आपके बेनिफिट ही है। तो लगभग 70 to 75 मार्क्स आ ही जाएंगे आपके, यहाँ से ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। फिर वो चीज फायदा आपको बेनिफिट ज्यादा रहेगा। तो मैं तो यही बोलूंगा, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो IPS क्लर्क में थोड़ा सा फॉर्म डालकर प्रेशराइज फॉर्म में पढ़ने के लिए आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ओके, एंड देन बाकी आपकी मर्जी। एंड देन ओके, थैंक यू गाइस। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर जो मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू गाइस।